तो मेरे पास डाउट्स आए हैं। डाउट्स हैं क्वेश्चन नंबर 22, 24 का इन्वेस्टमेंट पॉइंट एंड 28। तो सबसे पहले 22 देखो। From the following information calculate amount of cash flow from investing activity। हमने एक मशीन एक्वायर करी है। मशीन एक्वायर मतलब मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज्ड। तो ये आपका आउटफ्लो है कितने की? 10 लाख की। और इसमें से कहता हमने 10% इमीडिएटली पे कर दिया कैश, तो 10% कितना हुआ? 1 लाख। एंड बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट फॉर, तो बैलेंस जो है ड्राफ्ट है, तो जो कि पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, तो मतलब दिस इज क्रेडिट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हम, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उधार को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आउटफ्लो आपका सिर्फ 1 लाख आएगा। ठीक है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख आएगा। नेक्स्ट इज 24 का इन्वेस्टमेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है इन 10% डिवेंचर्स 10 लाख, 10 लाख आपका है क्लोजिंग एंड ओपनिंग है 5 लाख। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर 5 लाख 10 लाख। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस इज 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 10 लाख। तो कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग, तो इसका हाफ कितना हुआ? 2,50,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड करा, कितना प्रॉफिट है? 10%, 25,000। तो सेल वैल्यू क्या है आपकी? 275,000 बाय बैंक। सेल कितने की करी? 275,000। और ये प्रॉफिट आपका टू साइड पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब इसमें बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कोई बचती है कि नहीं। यस, 7,50,000 की आपकी परचेजेस आ रही है। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000 इन्वेस्टमेंट्स और करिए। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता, ये हम अलग से बस इनफ्लो में शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपकी इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी 2,75,000 की, और एक परचेज करी है 7,50,000, ये आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुई है 6 लाख की। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो इसका भी अकाउंट बनेगा पहले। लैंड एंड बिल्डिंग, अगर अकेला लैंड दिया होता फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, लेकिन क्योंकि साथ में बिल्डिंग भी है तो इसलिए डेप्रिसिएशन लगाई हुई है बाय 15 लाख। एंड डेप्रिसिएशन आपकी दी हुई है 50,000। तो आपका बाकी जो है परचेज आ जाएगा टू बैंक, क्योंकि सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और सेल हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते। तो
तो आपका 6,50,000 परचेजेस आ जाएगा, ठीक है। और ये 6,50,000 आपका यहाँ पे नेगेटिव फिगर आ जाएगी। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट मिला है 75,000 का, तो वो एज इट इज लिख देंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। तो 105 आपकी नेगेटिव फिगर यूज्ड आ रही है, तो यूज्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ रहा है 24th में। 24 के बाद नेक्स्ट आउट है आपका 28। 28 में हमें बस इनफ्लो आउटफ्लो डालना है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन बस एक ही गिवन है। सबसे पहले है गुडविल। गुडविल आपकी कम हो रही है, तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट करा है कि अगर फिक्स्ड एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है तो वो परचेज की वजह से है, और अगर कम हो रहा है वो डेप्रिसिएशन की वजह से है। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की वजह से होता है, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन थी, एक्सेप्ट लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। तो अगर इनका बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो मतलब वो सेल की वजह से है, अदरवाइज फिक्स्ड एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है तो मतलब परचेज, कम हो रहा है तो मतलब डेप्रिसिएशन। तो अब देखो गुडविल का बैलेंस कम हो रहा है तो मतलब वो अमोर्टाइजेशन है, ठीक है। और अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी। पेटेंट्स बढ़ रहे हैं तो परचेज ऑफ पेटेंट्स। लैंड कम हो रही है, अब लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल ऑफ लैंड 10,000। फर्नीचर आपका बढ़ रहा है तो परचेज ऑफ फर्नीचर है। प्लांट एंड मशीनरी सेम है। इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो रही है, और कहते हैं बुक वैल्यू पर ही सेल हुई है, तो कितने से कम हो रही है, 20,000 से। तो इसका मतलब बुक वैल्यू पर ही सेल हुई है, मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। जब डिफरेंस पर ही सेल होती है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, तो इसका मतलब जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 20,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है नील और क्लोजिंग 6,000। और जब भी इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा होता है 10% इन्वेस्टमेंट, तो ये इसका इंटरेस्ट होता है, और हमें इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लगाना है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इसको लगाते हैं, तो वो आपका आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख इंटू 10%, तो ये आ गया 20,000। तो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका आ जाएगा 14,000, और ये 14,000 इज योर इनकम, और इसको हम शो करेंगे 14,000 को इंटरेस्ट रिसीव। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आपका आ जाएगा 14,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब आपका क्या आया आंसर फाइनली,
206,000 नेगेटिव। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज योर आंसर। ठीक है, इसके अलावा डाउट? इसके अलावा कोई डाउट? एनपीओ के डाउट्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, लास्ट 15 मिनट्स में, 10 मिनट्स में। उससे पहले पहले आपका, तो अब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो गई है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने जब फॉर्मेट बनाया था उसमें क्या क्या था, क्या इनफ्लो था एंड क्या आउटफ्लो था, किससे पैसे आएंगे और किससे पैसे जाएंगे। तो आपकी बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड विद शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको दिखेगी नॉन करंट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर इनफ्लो किस वजह से होएगा? जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स करोगे, और शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों हो सकते हैं। और शेयर्स हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, इवन प्रेफरेंस शेयर्स भी हम प्रीमियम पर इशू करते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अगर प्रीमियम पर इशू करे हैं तो हम प्रीमियम को बीच में ऐड करके लिखेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। डिस्काउंट तो होता नहीं है, तो यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स भी अगर आपने प्रीमियम पर इशू करे हैं तो इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम होएगा, प्रीमियम प्लस करके। एंड अगर डिस्काउंट पर इशू करे हैं तो डिस्काउंट माइनस होएगा, तो प्रीमियम प्लस एंड डिस्काउंट माइनस होएगा। ठीक है, तो अब जैसे आपका लिखा हुआ एग्जांपल क्या है, आपके शेयर्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख, और लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इशू कितने हुए, इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं और इशू एट प्रीमियम हुए, तो हमने प्रीमियम ये बीच में 10% अलग से ऐड करना है, तो 1,10,000 आप यहाँ पे शो करो। ठीक है, तो हमेशा जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है ये डिफरेंस के ऊपर लगता है, ऑन डिफरेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के डिफरेंस के ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर के बाद अगर आपने बोरोइंग्स करी है तो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उधार लिया है लोन के रूप में, तो कौन कौन से रूप है इसके, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, तो ये रूप है। तो इनमें से किसी भी तरीके से आपने उधार लिया है, तीनों ही यहाँ पर आएंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड कैश क्रेडिट्स, तो ये सारे इनफ्लोज हैं, तो इससे पैसे आएंगे, इनफ्लोज। अब आउटफ्लो क्या है, पैसे जाएंगे कैसे, जब इनको आप रीपे करोगे, इन सब चीजों को वापस करोगे, तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स,
अब लोन्स जो है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही आते हैं यहाँ पे। अब आपको देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट हम करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। इवन कैश क्रेडिट्स भी शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लोन्स भी चाहे आपकी करंट लायबिलिटी में लिखा है चाहे नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा है, दोनों ही यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही बातें हैं जो आपको बहुत जो है बार बार रिपीट कर करके अपने आप को उसमें सेट करना है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट हाथ टिकाना ही इस चैप्टर का परफेक्शन है। तो जितना हाथ टिकाओगे उतनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। और प्रैक्टिस करना नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा। प्रैक्टिस करोगे तो वही चीजें हैं, बार बार वही रिपीट होनी है और उसको आपने बस डालते जाना है। तो अकाउंट्स में नंबर लेने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। क्योंकि चीजें वही हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही उसमें एक्सपर्ट होगे और उतना ही उसमें टाइम वेस्ट कम करोगे बार बार सोचने में। तो आउटफ्लो, रीपेमेंट ऑफ लोन, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन मतलब वापस करने पैसे, तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी पैसे वापस करने। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम इक्विटी शेयर को कभी पैसे वापस नहीं करते क्योंकि वो ओनर्स होते हैं, लेकिन हम उनके शेयर्स खरीद लेते हैं बाद में। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहाँ पे वर्ड रिडम्पशन नहीं यूज होता, यहाँ पे बायबैक यूज होता है। मतलब वही है, वापस करने पैसे, बस नाम अलग है। देन हम यहाँ पे और क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड अब डिविडेंड दो तरह के होते हैं, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो अभी बस नोट कर लो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाने हैं सबने। लोन्स के साथ साथ ओडीज भी आ जाएंगी, कैश क्रेडिट्स भी आ जाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये भी एक्टिविटी लिमिटेड है, इसलिए हम इसको पहले करते हैं क्योंकि इस एक्टिविटी में जो वर्किंग नोट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज पहले खत्म कर लो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ एक फॉर्मेट रह जाता है क्योंकि उसकी चीजें इनके वर्किंग नोट्स में कवर हो जाती है। मैम, हाँ जी, ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर जैसे हम क्या होता है ये? बायबैक मतलब मार्केट से अपने शेयर्स खरीद लेना। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होते हैं उसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम पैसे वापस नहीं करते। तो अगर हम उसको शेयर्स अपने वापस लेना चाहते हैं तो हम मार्केट से वो शेयर खरीद लेते हैं एक नॉर्मल कस्टमर की तरह। तो कंपनी अपने ही शेयर मार्केट में से एक नॉर्मल कस्टमर की तरह खरीद लेते हैं क्योंकि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो वो अपने शेयर्स खरीद के उसको कैंसिल कर देती है, उसको हम बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। तो बस है तो ये वही है, इक्विटी शेयर वापस लेना, ठीक है, शेयर्स को रीपे करना, लेकिन बस तरीका अलग होता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हायर स्टडी। तो बस यहाँ पे बस इतना याद रखो कि हम इक्विटी शेयर के भी पैसे वापस कर रहे हैं, जा रहे हैं पैसे हमारे बस इसमें। बायबैक मीन्स बाय बैक, अपने शेयर वापस खरीद लेना मार्केट से एक नॉर्मल कस्टमर की तरह। सबका हो गया? थम्स अप अगर हो गया और समझ भी आ गया। प्रभजोत का हाथ नहीं खड़ा हुआ, अश्विंदर का नहीं दिखा। हाँ जी प्रभजोत, हो गया? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन।
तो ये आपका है पेज नंबर 5.53। 5.53 पेज पर आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 44। इलस्ट्रेशन 44। तो यहां पर देखो इलस्ट्रेशन 44 में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 5 लाख। ऐसे ही 10% डिवेंचर्स दिए हुए हैं 1,50,000 एंड 1 लाख। पहले तो बैलेंसेस बहुत ध्यान से नोट करने हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि इन्होंने उल्टे दिए होते हैं। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 40,000 एंड 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,50,000, 2 लाख, एंड देन इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 एंड 15,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ₹10,000। और देखो इंटरेस्ट पेड की भी इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स है। तो ये दोनों अलग अलग है, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले हम आपको इंटरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कराते हैं। इंटरेस्ट नोट्स। इंटरेस्ट पेड किसके ऊपर होता है? या तो डिबेंचर्स के ऊपर, या फिर लोन्स के ऊपर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी लिमिट्स के ऊपर। क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिविडेंड पे होता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो लोन्स वगैरह के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर पे होता है इंटरेस्ट। इसमें दो केसेस हैं। केस वन में व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग balances are given. No additional information. कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। तो इस केस में आपके ओपनिंग पेड होएगा एंड क्लोजिंग इज प्रोवाइडेड। मुझे भी खाने के लिए दे दो, भूख लग रही है।
तो ओपनिंग विल बी पेड एंड क्लोजिंग विल बी प्रोवाइडेड। जो पेड वाला होता है वो आपका आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और जो प्रोवाइडेड है ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है तो ओपनिंग विल बी पेड एंड क्लोजिंग विल बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब इस साल का हमने ड्यू हो गया है। पेड मतलब एक्चुअल में पे हुआ है, एक्चुअली पेड। तो जितना ड्यू हुआ सारा पे नहीं हुआ, कुछ रह गया, लेकिन हम P&L तो ड्यू बेसिस पर बनाते हैं, सारा का सारा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो ड्यू बेसिस पर बनती है। उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन जो डिबेंचर है वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम ड्यू बेसिस पर वहां से बाहर निकालते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड बेसिस पर उसको एंट्री दे देते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाल के हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको ले जाते हैं, लेकिन ड्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से निकलता है एंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखो, कई बार हमें इंटरेस्ट का अकाउंट दिया होता है, ओके नंदिका यू मे लीव। इंटरेस्ट का अकाउंट दिया होता है और जिसमें आपको इंटरेस्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं, ये अभी रहने दो, ये आई थिंक हाँ कहीं पे आएगा नहीं, तो अभी मैं इसका पंगा नहीं लेती, कंफ्यूज होने वाली, इसको रहने दो अभी। अच्छा नेक्स्ट नोट देखो, नोट 2। तो पहले इंफॉर्मेशन में क्या था, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में आपको डिबेंचर दिया हुआ है 10% डिबेंचर, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग है 10 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पर पहले केस में नो अदर इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में हमें एक हिडन इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरेस्ट है, तो दिस इज हिडन इंफॉर्मेशन। किसी के भी आगे परसेंटेज होती है, डिबेंचर के आगे, लोन के आगे, इन्वेस्टमेंट के आगे, तो वो हिडन इंफॉर्मेशन होती है उसके इंटरेस्ट की। तो अगर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो मतलब हमें इंटरेस्ट खुद ही कैलकुलेट करना है। तो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास दो बैलेंसेस है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो किसके ऊपर अप्लाई करें। तो योर आंसर विल बी 10% इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। क्यों, ये मैंने इन्वेस्टमेंट में भी आपको बताया था, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम कुछ अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम
that debentures are issued या redeemed, repaid at the end of the year. ठीक है, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में डिबेंचर होते हैं हम उनको इंटरेस्ट देते हैं पूरे साल का। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिबेंचर्स ये जो खत्म हुए हैं 5 लाख के, ये एट द एंड ऑफ द ईयर खत्म हुए हैं। तो ये जो डिबेंचर स्टार्टिंग में थे वो पूरा साल हमारे पास रहे हैं, और जो पूरा साल हमारे पास रहता है हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसमें सेकंड पॉइंट देखो, बी केस। अगर लिखा हुआ है डिबेंचर्स आर issued at the end of the year, डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अगेन वही बात कर रहा है वो। हमने फर्स्ट पॉइंट में भी यही अजम्पशन ली थी कि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर उसने खुद ही हमें बता दिया कि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तब भी हम क्या करेंगे, किसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? तो 10% इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा आंसर सेम होएगा। तो अगर डिबेंचर्स एंड पे इश्यू हुए हैं तब भी हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, केस 3। अगर उन्होंने लिखा है इफ डिबेंचर्स आर इशूड या रिडीम्ड इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में हुआ, अगर बिगनिंग में ही वो इशू या रिडीम हुए, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस। हमने उल्टा चलना है। तो अगर डिबेंचर्स बिगनिंग में इशू हुए हैं तो हमने इंटरेस्ट क्लोजिंग पे लगाना है, और अगर डिबेंचर एंड में इशू हुए हैं या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लगाना है। बस ये क्रक्स है इसका। ठीक है, तो इफ डिबेंचर्स आर इशूड या रिडीम्ड इन द बिगिनिंग देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट, अगर बीच बिचाले इशू हो जाए, केस 4, if debentures are issued या redeemed in between the year, during the year अगर redeemed हो गए या इशू हो गए, जैसे हमारी एग्जांपल थी, डिबेंचर्स 5 लाख थे और डिबेंचर 10 लाख हो गए क्लोजिंग में, तो ये ओपनिंग है और क्लोजिंग में 10 लाख हो गया, और लिखा हुआ है डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। तो जो नए डिबेंचर्स है वो 1 अक्टूबर को आए हैं, तो इन बिटवीन जो है 1 अक्टूबर की जगह पे मैं कोई और ले लेती हूँ, 31 जुलाई को रिडीम हुए, इशू हुए हैं या रिडीम हुए, तो इन बिटवीन कोई डेट आ गई, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, ये लाइन बनाओगे ऐसे, यहाँ पे लिखो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। ठीक है, और ये 1 अप्रैल को होता है ओपनिंग बैलेंस, ये 31 मार्च को होता है, और आपके डिबेंचर इशू कब हुए हैं? 31 जुलाई, मतलब यहाँ पर डेट है 31 जुलाई। तो स्टार्टिंग से लेके 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर लगेगा, 5 लाख इंटू 10% इंटू टाइम कितना है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर लगेगा, और जो बाकी का टाइम है वो 10 लाख के ऊपर लगेगा। 10 लाख इंटू 10% इंटू बाकी कितने रह गए मंथ्स, 8 मंथ्स।
और ये अगेन आना ही आना है आपको, एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट, सेल वाला पॉइंट फिक्स्ड एसेट का, और डिबेंचर के इंटरेस्ट का पॉइंट। और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आते ही आते हैं, इसमें ज्यादा आपको एडजस्टमेंट्स नहीं दी होती, बट दीज टू एडजस्टमेंट्स आर फेवरेट ऑफ ऑल। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो ये दोनों फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला हमने केस क्या करा है, फर्स्ट केस इज जब हमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, हमें इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ओपनिंग पेड है, क्लोजिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो पेड वाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है एंड प्रोवाइडेड वाली आपकी जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एंड सेकंड केस, जब इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन डिबेंचर के आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो 10% इंटरेस्ट है, तो उस केस में हमारे क्या क्या केसेस बनते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं या लिखा हो कि डिबेंचर्स आर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस के ऊपर करना है। और दूसरा, अगर लिखा है कि डिबेंचर्स बिगिनिंग में इशू हो गए, तो हमने क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बस इसको ऐसे याद रखना, क्रॉस करना है, डिबेंचर बिगिनिंग में इशू हुए या रिडीम हुए तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, डिबेंचर एंड पर इशू या रिडीम हुए तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। एंड लास्ट केस इज अगर बीच बिचाले इशू हो गए या रिडीम हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे उसको। तो टाइम जितना यहां तक का टाइम है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जो बाकी का टाइम है वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, बाकी इसका अकाउंट है वो देखेंगे।